KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ नियम किए जारी। रोहनिया थाना अंतर्गत कुछ बदमाशों ने वरिष्ठ पत्रकार एनडी तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी की हत्या। नगवा निवासी दो सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू से वार कर किया घायल, जिसमें एक भाई की हुई मौत। और पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी कर नशीली दवाओं का जखीरा किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। रोहनिया थाना अंतर्गत कुछ बदमाशों ने वरिष्ठ पत्रकार एनडी तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल कुरहुआ के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार एवं रियल एस्टेट के कारोबारी एनडी तिवारी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि वो शूल टंकेश्वर मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल के पास अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। एनडी तिवारी को कई गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एनडी तिवारी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे, जिससे कई लोगों से विवाद भी था। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर आईजी एसके भगत भारी फोर्स संग पहुंचे। उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, रोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिस्टर एनडी तिवारी हैं। उनको रात को करीब 10 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायर करके उनको आहत किया था और जिनकी ट्रॉमा सेंटर में इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि कोई एनिमिटी की बात आई है, कुछ छोटी मोटी क्लूज आई हैं अभी, तो अभी घटनास्थल यहाँ से सीधे जा रहा हूँ। जो भी तथ्य जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। वहीं घटना की जानकारी होने पर पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान अजय राय ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उससे लगता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया है, क्योंकि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वह सरकार के दबाव में आकर कार्य कर रही है। उनका कहना था कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। नहीं, आप देखिए जिस तरीके की चीज़ें लगातार हम सब लोग इसको उठा रहे हैं, लगातार आप सबके माध्यम से आम जनता को बताया जा रहा है कि बनारस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। कल आप देखिए 2 घटनाएं घटी। एक घटना हम सबके महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता एनडी तिवारी जी, जो रात को प्रतिदिन सुल्तानकेश्वर महादेव में जाते थे, आरती करते थे, दर्शन करते थे और अपने घर जाते थे, और उस सब ये पता चल गया कहीं ना कहीं अपराधियों को, तो उन्होंने रेकी करके एक उनकी हत्या कर दी, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता की। दूसरी घटना, जो फल व्यवसायी जो अपना फल बेच के अपने परिवार का जीवन यापन करता था, उनके पिताजी से मैं मिला। 12 परिवार उस फल व्यवसाय से उसके चलते थे। सोनू मौर्य की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी कि उसका भाई अभी ट्रॉमा सेंटर में जीवन मौत से जूझ रहा है। तो निश्चित तौर से ये सरकार की असफलता है। चाहे पुलिस, आप यहाँ पर कमिश्नर बैठा दीजिए, चाहे डीजीपी बैठा लीजिए, जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को बचा रही है। तो सरकार तो कह रही है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे हैं। भाई, तो ये अपराध कहाँ से हो रहा है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, तो ये कहाँ से? ये विदेश से आ रहे हैं लोग, यहीं के लोग हैं ना जिनको मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में चीज़ें चल रही हैं। और सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो घटना इसके पहले भी हुई है, उसे भी अभी तक पूरी तरीके से, जो अभी घटना घटी तहसील की, उसको भी अब देखिए अभी तक वो भी खुली नहीं। कई घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार अभी उसमें सस्पेंस बना हुआ है।
तो सरकार केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है, ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रही है। एनडी तिवारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी गोली मारे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश में? पूरी तरीके से अपराध से घिरे लोग हैं और पुलिस के जो हनक होनी चाहिए, पुलिस का जो एक रुतबा होना चाहिए वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल दबाव में है, पॉलिटिकल दबाव में निर्णय ले रहे हैं। जिसको सुरक्षा देनी चाहिए उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको सुरक्षा दे रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि पुलिस फेयर काम नहीं कर पा रही है, दबाव में है, प्रेशर में है। इस नाते पुलिस की हनक टोटल ख़त्म है और सरकार अपने मनमानी काम कर रही है। इस नाते ये सारी चीज़ें घट रही हैं। पत्रकार से लेकर सामाजिक आदमी, फल बेचने वाला आदमी, साधारण आदमी जो अपने जीवन यापन कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको मारा जा रहा है। इसका मतलब कि सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस तरह के लोग शामिल हैं उनके ऊपर तत्काल एक्शन ले और तत्काल उनके ऊपर कड़ी से कड़ी। आपकी बात हुई है तो क्या कोई अहम सुराग मिले हैं अभी तक कुछ ऐसे? नहीं, हमारे दोनों लोगों से बात हुई है। जो हमारे सोनू के पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए और हम जो गरीब आदमी हैं उनको पूरी तरीके से सरकार कम से कम उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दे और कहीं ना कहीं उनको एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और उसी तरीके से एनडी तिवारी जो हमारे पूर्व पत्रकार रहे हैं, वर्तमान में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में भी एक नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 25 लाख रुपए उनको ये मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए। नगवा निवासी 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। लंका थाना अंतर्गत नगवा के रहने वाले 2 सगे भाइयों को 10 से 12 की संख्या में आए बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें काशीनाथ मौर्य नामक लड़के की मौत हो गई और दूसरे भाई का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। दोनों भाइयों की रविदास गेट के पास फल की दुकान है। हमलावर फल लेने के बहाने आए और दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर भागने लगे। तभी वहां मौजूद दुकानदारों ने दौड़ाकर एक हमलावर को पकड़ लिया। वहीं दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरी घटना से नाराज लोगों ने धरना देने का प्रयास किया। काफी संख्या में लोग जुट गए और घटना का विरोध करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया बुझाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने की बात कही। मनीष भाई, ये बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ है? ये घटना हुई है अभी 1 घंटे पहले हुई है। हम हमारे बड़े भैया हम लोग पीछे दुकान पे बैठे हुए थे जी। और जो मोनू था, मोनू सोनू, अभी जिनका अभी घटना हुई है बड़े भाई का, तो छोटे भाई को सब बेचू का लगे थे। तो वो छोटे भाई के सब पीछे, मतलब दुकान के पीछे उसको 3 लोग लपट के मार रहे थे। तो हम लोग सोचे कोई उन लोग के यार मित्र होगा, मजाक करो। लेकिन देखिए जब वो छोटा भाई गिर गया, हम लोग गए, मतलब हम लोग जब कूद के गए तो उसको हम जब एक लात मारे उसके मुंह पर, तो वो लड़का हटा, वो काफी दूर फेंकाया। तो फिर जब वो मतलब जो मोनू था जो मार खा रहा था, तो उसकी यहाँ पहले से ऑलरेडी चाकू लग चुकी थी। किसकी मौत हुई है? मौत हुई है सोनू का, सोनू मौर्या। और मौके से क्या हमलावर को आपने पकड़ लिया? हाँ, मौके से मैं पकड़ा हूँ। जिसको मैं पकड़ा, कितने लोगों को आपने पकड़ा? उसमें से मैं मतलब जो मारा था, हाँ, उसी को मैं नहीं पकड़ा हुआ था। जिसने चाकू मारा? हाँ, जिसको मारा। और उसकी गिरफ्तारी हो गई? हाँ, और फिर वो मतलब बड़े भाई को सब मतलब 8-9 लोग मतलब बीच चौराहे पर, मतलब लंका पे बीच चौराहे पर 8-9 लोग उसको लपट के सब मारे थे। फिर छोटे भाई को छोड़, अगर हम जब गए मतलब बड़े भाई के पास, उसके बाद उसमें से 5-6 लड़के भाग गए। ठीक। और जो बड़े वाले भाई को चाकू बहुत ज्यादा मार चुके हुए थे। कितनी संख्या में थे? वो तो कम से कम 10 से 12 की संख्या थे। और जो पकड़े गए हैं, क्या वो बीएचयू के छात्र हैं? हाँ, बीएचयू के ही छात्र है। ये मतलब ये बस कुछ कम बेची क्या, ये मतलब क्यों मामला है बस। बीएचयू के छात्र हैं? हाँ, बीएचयू के पूरे छात्र हैं। इसके बाद अभी आज ये शाम को घटना बता रहा हूँ मैं, शाम की मतलब शाम को 6 बजे की घटना बता रहा हूँ। अभी हम परसों में यहाँ पर अपने पप्पू की दुकान पर मैं यहाँ पर आया था चाय पीने के लिए। बीएचयू के पूरे छात्र, ये होलका जिनका मतलब कोई मामला था आने जाने के सड़क क्रॉस करने में, तो वहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरे लड़कियाँ। आज जो हमलावर था उसको आपने पकड़ा है? हाँ, मैंने उसको पकड़ा। ये देखिए ना। वहीं सुबह एक बार फिर लंका थाने के समक्ष लोग जुट गए और न्याय की मांग करने लगे। इस दौरान महिलाएं भी मौजूद रहीं। वहीं घटना की जानकारी होते ही कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव परिजनों व दुकानदारों से मिलने के लिए वहां पहुंच गए।
जहां पर उन्होंने बातचीत की और बताया कि मृतक का 8 साल का एक बेटा है। वो जहां पढ़ता है वहां स्कूल के प्रिंसिपल से उन्होंने बात कर समुचित खर्च उठाने की बात कही और मौके पर तहसीलदार को निर्देश दिया कि जो भी मुआवजा है उसको उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी फोर्स के साथ मौजूद रहे। स्थिति देखकर रविदास गेट से लंका तक भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। मैंने परिजनों से ये कहा, वो कह रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा चला गया। मैंने उन्हें कहा कि बड़ा बेटा अभी जिंदा है और बड़ा बेटा सब देखेगा। परिजन तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मोहल्ले वालों ने कहा कि 8 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या होगी। तो मैंने जिस स्कूल में पढ़ता है उसके प्रिंसिपल से बात की है कि स्कूल के ट्रस्ट से उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। दूसरा सवाल ये था कि इकलौता कमाऊ पुत्र था, परिवार कैसे चलेगा। उसके लिए मैंने उनसे कहा है कि संविदा पे उसकी माँ पत्नी इंटर पास है, संविदा पे उसकी कहीं नौकरी लग जाए, इसका प्रयास करूँगा। तीसरा प्रश्न ये था कि मुआवजा वगैरह तो तहसीलदार महोदय मौके पे आए हैं। पारिवारिक लाभ योजना के तहत मुआवजा तुरंत दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके विवेकाधीन कोष से अधिक मुआवजे के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। चौथा प्रश्न था कि उनको न्याय कैसे मिलेगा। एसपी सिटी महोदय मौके पे खड़े हैं, 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह आश्वासन दे रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पे और पकड़े गए अपराधियों के बयान के आधार पे जो बचे अपराधी हैं उनको भी शीघ्र से शीघ्र पकड़कर जो भी नियत धाराएं हैं उन धाराओं में प्रभावी मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे ऐसी कड़ी सजा मिले कि बाकी अपराधियों को संदेश मिले कि उत्तर प्रदेश में अपराध का कोई स्थान नहीं है, न रहने दिया जाएगा। नाइलास ग्लिटरी ग्लैम का पूर्व विधायक अजय राय ने उद्घाटन किया। बादशाहबाग स्थित नाइलास ग्लिटर ग्लैम स्टूडियो व सैलून के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उनका स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया, साथ ही ओनर को शुभकामनाएं भी दी। वहीं ओनर नाइला आफरीन ने बताया कि उनका दुबई में सैलून था और अब उन्होंने यहां पर इसकी शुरुआत की है, जहां दुबई की स्पेशल ड्रेस के साथ ही वहां के प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। नहीं, आज काशी के अंदर, बनारस के अंदर ये नाइलास ब्यूटी शॉप यहाँ पर आज इसका उद्घाटन मैंने किया है। जब तक यहाँ के इनके ओनर ने ये बताया कि बनारस में कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ मेकअप के लिए यहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बनारस में ये अच्छे से चले, खूब तरक्की करे और काशी के लोगों को नई जो चीज़ें हैं वो मिलें, जो अभी तक बनारस के अंदर उपलब्ध नहीं थी वो इन लोगों ने उपलब्ध कराया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। मैं नाइला आफरीन, मैं बेसिकली बनारस से हूँ, बट मैं 7 साल से दुबई में थी और वहाँ पे मेरा मेकअप स्टूडियो था। मैं लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गई, मैंने ब्लॉग शुरू किया अपना। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट अभी तक कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पे अपने शहर के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो हूँ अपना स्टूडियो प्लस सैलून, सारी सर्विसेज हमारे पास दुबई के जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगी। और वहाँ के जो स्पेशल गाउन होते हैं दुबई के वो हमारे पास हैं, और कुछ ट्रीटमेंट होते हैं स्पेशल वो वहाँ के हैं, और सारे प्रोडक्ट्स जो भी है वो USA, UK, लंदन सारी जगह के हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपके इसका? नाइलास ग्लिटरी ग्लैम। क्या खासियत है? ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो मैंने दुबई में सीखा है, जो भी किया है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर ज्ञान मंडल प्लाजा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ की टीम ने दवा व्यवसायी सुनील जायसवाल के गोदाम पर छापेमारी कर नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया। नई पीढ़ी को नशे के अंधे कुएं में ढकेलकर मुनाफा कमाने वाले को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ टीम ने कोतवाली पुलिस की मदद से लाखों रुपए की कीमत के करीब 1.5 लाख प्रतिबंधित कोडीन सिरप शीशी बरामद किया है।
बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ और ड्रैगन कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने गोपनीय शिकायत पर सप्तसागर ज्ञान मंडल प्लाजा दवा व्यवसायी के गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की। छापेमारी के दौरान दुकानदार के गोदामों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप बरामद किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक अन्य गोदामों से भी भारी संख्या में प्रतिबंधित सिरप बरामद किया जा सकता है। कोतवाली पुलिस व सप्तसागर चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम के साथ जी तोड़ मेहनत की। नशीली दवाओं के गोदाम मालिक सुनील जायसवाल फिलहाल फरार हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने नशीली दवाओं को जब्त कर गोदाम सीज कर दिया है। सोनू हो सोनू है ना सर। यहाँ पे किस तरह की चेकिंग चली क्या क्या चीज़ें? ये कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि यहाँ इस तरह का सिरप भंडारण और विक्रय किया जा रहा था जिसका नशे के लिए दुरुपयोग किया जाता है। तो इस शिकायत प्राप्त होने पर एनसीबी और ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस की मदद से यहाँ छापा डाला गया। तो भारी मात्रा में अलग अलग कंपनियों की यहाँ करीब 1.25 से 1.5 लाख बोतलें ऐसी भंडारित पाई गई, जिनका ना मौके पर लाइसेंस ही दिखा पाया, ना यहाँ कोई उनके बिल वाउचर थे। और जो मालिक इसका बताया जा रहा है सुनील जायसवाल, वो फिलहाल यहाँ से गायब है। तो सर इनकी और भी यहाँ पे उनके गोदाम है, तो क्या वहाँ से भी कुछ बरामद हुआ क्या? वहाँ से बरामद नहीं हुआ, इनके दूसरे गोदाम पे चेक किए गए हैं, पर जो ऐसा माल था केवल यहीं पे स्टॉक किया गया था। तो सर ये किस चीज़ में उपयोग होता है? ये ज़्यादातर नशे के लिए दुरुपयोग होता है, जो कि बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल तक इसकी आपूर्ति यहाँ से की जाती है। सर इतनी भारी मात्रा में ये नशे के उपयोग में होने वाली चीज़ें किस तरह से यहाँ पे आई होगी, किसने और कहाँ से ये चीज़ें? अब इसकी जांच की जा रही है, कहाँ से आए हैं। जिन जिन कंपनियों के ये बने हुए हैं उन कंपनियों से इस बारे में जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही इसका पता चल पाएगा कि कहाँ से आपूर्ति की गई है। तो सर जिनका है ये है माल है और ये गोदाम जिनका है, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? उन पर NDPS एक्ट में एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा उनके विरुद्ध। डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ नियम जारी किए। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कुछ नियम जारी किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की समस्या पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और ये समस्या वाराणसी में भी देखी जा रही है। इस दौरान एम्बुलेंस की व्यवस्था, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों की व्यवस्था और सैंपल की व्यवस्था पूरी की जा रही है। अस्पतालों की मीटिंग करके वहाँ बेड बढ़ाने का काम हो रहा है। दीनदयाल अस्पताल के अलावा जितने भी पुराने हॉस्पिटल हैं, जैसे राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, ESI अस्पताल, वहाँ बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और कॉल सेंटर को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि जो लोग घर पर क्वारंटाइन हैं उनको समय समय पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। और जिले के सभी पुलिस थाने पर यह आदेश भी किया गया है कि जहां पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कम है वहां पर चालान की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लगाने की क्षमता ज्यादा की गई है। कोविड-19 की जो संख्या पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रही है, वैसा ही लगभग वाराणसी में ट्रेंड देखने को मिला है। जितने लोग पहले पॉजिटिव आया करते थे कोरोना के पीक टाइम में, उससे कहीं अधिक लोग अभी दूसरी वेव में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसको लेकर सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, डॉक्टर्स की व्यवस्था थी, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, हम लोगों के सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था या वैक्सीनेशन की है तो पूरी करा दी गई हैं। आज अस्पतालों की मीटिंग लेके अस्पताल के बेड बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। BHU दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अलावा जितने पुराने अस्पताल थे, जिसमें DLW राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल या हमारे ESI अस्पताल, उनमें बेडों की संख्या दोबारा से बढ़ाई जा रही है। और कॉल सेंटर को और भी मजबूत किया गया है, उसकी भी प्रतिदिन समीक्षा करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में रहें वे पर्याप्त दवाई लेते रहें और जो अस्पताल में रहें उनके लिए पर्याप्त बेड रहें। हम लोग पूरे गियरअप हैं कि आगे जैसे जैसे कोरोना का चैलेंज बढ़ता है वैसी सुविधाएँ भी साथ साथ हो। सरकार के आदेश भी कुछ प्राप्त हुए हैं, उनका भी सख्ती से इन्फोर्समेंट किया जा रहा है। दुकानों की टाइमिंग जो रेगुलेटेड है उतने बजे सब दुकानें बंद हो रही हैं। साथ ही अन्य निर्देश भी जारी होने हैं जिसमें 100 से अधिक जगह, जहां पे सार्वजनिक जगह पे 100 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। तो जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं उनको भी कंट्रोल किया जाएगा और अन्यथा की जो भीड़ भाड़ की जगह है, ऑप्शनल जगह हैं, उन सब में भीड़ भाड़ कंट्रोल कराई जाएगी। सर सोशल डिस्टेंसिंग अगर से नहीं हो रहा है, जो मास्क से नहीं पहने हैं, उसके लिए मतलब कि क्या जुर्माना चाहिए? ये जुर्माने की कार्रवाई चालू कर दी गई है और हर थाना क्षेत्र से रिपोर्ट्स आनी प्राप्त हो गई हैं।
प्रतिदिन जो मास्क वाली और सोशल डिस्टेंसिंग वाले की जुर्माने की रिपोर्ट हैं वो आ रही हैं। जिन थाना क्षेत्रों में ये इन्फोर्समेंट कम है उनकी समीक्षा प्रतिदिन की भी जा रही है। आज भी वृहद मीटिंग इसकी रखी गई है। ग्रामीण और शहरी सभी थाना क्षेत्रों में हम लोग ये रिव्यू कर रहे हैं कि जहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जुर्माने कम हैं उनको बढ़ाया जाए। जो लोग वायलेटर्स हैं और जहाँ पे ज़्यादा संख्या में पब्लिक प्लेसेस हैं जिन थानों में, उनमें और भी इसमें सख्ती बरती जाएगी। आने वाले दिनों में इसका इन्फोर्समेंट और भी तेज किया जाएगा। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने नीची बाग स्थित कार्यालय में पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्सव के साथ नीची बाग स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। इस अवसर पर महानगर कार्यालय को विद्युत झालरों से सजाया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमित शास्त्री, विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक एवं महानगर अध्यक्ष विद्या सागर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विद्या सागर राय ने कहा कि आज पार्टी का 41वां स्थापना दिवस महानगर के सभी 1078 बूथों पर मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। सभी कार्यकर्ता मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करें। कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, आत्मा विशेश्वर, मधुकर चित्रांश, डॉक्टर गीता शास्त्री, साधना वेदांती इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सचितक विधानमंडल विधान परिषद भाजपा आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और आज हम सब जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उसके पहले के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत, उनका किए गए मतदान में आज भारतीय जनता पार्टी की कई प्रदेशों में सरकार है और हम सब लोग केवल सेवा के लिए और भारतवर्ष को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर पहुँची है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और समाज के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी आज इस शुभ अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश। क्या है आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस इस महानगर कार्यालय पर मना रही है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता श्री सुमित शास्त्री जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए और कानपुर से चलकर श्री अरुण पाठक जी यहाँ आए हुए थे। उनका भी हम लोगों ने उपयोग किया और आकर के उनका भी संबोधन हम लोगों ने सुना, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर चलने का काम हमारी पार्टी कर रही है। तो क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? संगठन में शक्ति है, संगठन को मजबूत करते रहना है, मजबूत करना है, चल ही रहा है। आज उसी का दिन है कि 2 सांसदों से लेकर के बड़ी पार्टी आज 330 सांसद हो गई और 3/4 प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में 6 माह का लावारिस बच्चा मिला। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में किसी महिला द्वारा लगभग 6 माह के बच्चे को लावारिस हालत में छोड़कर चले जाने से वहां उपस्थित कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई, जिसे सुनकर सामाजिक कार्यकर्ता अमन यादव वहां आ पहुंचे और बच्चे के परिजनों का पता लगाने में जुट गए। अमन का कहना है कि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने बच्चे के लिए नए कपड़े लाकर उसे साफ सुथरा कर पहनाया और अस्पताल के सहयोग से चाइल्ड लाइन को बच्चे को सौंपने की बात कही। कौन है, क्या है मामला? मंडलीय हॉस्पिटल में असहाय लाचार लोगों की सेवा करता हूँ। इसी बीच एक मानसिक विक्षिप्त महिला एक छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चों को छोड़कर चली गई है और उसकी सूचना मिली और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो तत्काल अपने जन्मदिन को जैसे परिवार के सदस्य की तरह बच्चे को कपड़े से लेके, दूध से लेके, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो सभी इस बच्चे को अपने परिवार के सदस्य की तरह उसकी सेवा कर रहे हैं। हमें खुशी हुई कि हर इंसान ऐसे ही, हर बच्चे हो या इंसान हो, सबकी मदद करे। ऐसे हम भी उस बच्चे की सेवा में लगे। अगर इस बच्चे को सरकार या प्रशासन मुझे दे तो आजीवन मैं शादी नहीं करूँगा, इस बच्चे का ही पालन पोषण करके इसकी सेवा करूँगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी में चल रही विकास योजनाओं तथा बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने कमिश्नरी सभागार में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा तथा नगर आयुक्त गौरांग राठी संग जल निगम, गंगा प्रदूषण जल संस्थान तथा नगर निगम के विकास कार्यों की बैठक की। पेयजल तथा सीवरेज की विभिन्न परियोजनाओं का समय से पूरा न होना और उनकी गुणवत्ता दोनों में कमी से लोगों को योजना का लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है और परियोजनाओं की लागत भी बढ़ जा रही है। उन्होंने इसके लिए संबंधित विभाग में अनुशासन की कमी और बड़े अधिकारियों का फील्ड में निकलकर स्थलीय भ्रमण न करना बताया। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि सीवर के लिए 5 जगहों पर कार्य चल रहा है। नगर विकास सचिव ने भी निर्देश दिया कि डेटाबेस तैयार किया जाए जिसमें सड़क की खुदाई का संपूर्ण विवरण दर्ज हो। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 30 नवंबर 2021 के बाद कहीं भी सड़क खुदी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए। STP में ग्रामीणों के आउटलेट वाटर की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर उन्होंने ऑनलाइन वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम प्लान करने के निर्देश दिए। सर, अभी जो शासन ने जो बैठक की है उसमें जो कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए जो पुराने गाइडलाइंस थे पुराने पिछले साल के वो सारे नियम लागू किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के नियम हो या फिर पुराने जो भी जुर्माने के नियम हो, तो किस तरीके से आप लोग इसको लागू करवा रहे हैं नगर निगम के स्तर से, नगर विकास के स्तर से? कोविड की सेकेंड वेव आ रही है और निश्चित तौर पे जो नगर निकायों का जो फंडामेंटल काम है वो एक तो जो सैनिटाइजेशन होना है गलियों में, वो सैनिटाइजेशन ड्राइव के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता के तहत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी भी आज काशी में जो सिस्टम है उसका रिव्यू किया गया है। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन हमारे फील्ड लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको अगले 3 दिनों में एक विशेष अभियान चलाकर जितने भी हमारे स्वच्छकार हैं उनको 100% वैक्सीनेट कराया जाएगा। इस समय पेयजल की भी एक समस्या अप्रैल मई जून में हर साल आती है, तो ट्रांस वरुणा क्षेत्र में करीब 50,000 घर ऐसे हैं जो अभी पेयजल से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। टैंकर्स के माध्यम से हैंडपम्प्स जो हैं उनकी क्या हम लोग देखरेख कर सकते हैं। और दूसरा जो एक लगभग 80 ग्राम पंचायतें हैं जो अब नगरीय क्षेत्र में आ गई हैं, उनके लिए भी अभी वो जो पाइप पेयजल स्कीम्स हैं वो अभी जल निगम के द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो अप्रैल मई जून में ट्रांजिशनल फेज़ है, तो अभी वो जल निगम करते रहेंगे, लेकिन जो उनके मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वो नगर निगम के माध्यम से वो दे दिए जाएं। और उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में इन स्कीम्स का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाएगा। क्लोरिनेशन ऑफ ओवरहेड टैंक्स और उसके प्रोटोकॉल के लिए भी निर्देश दिए गए और मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि मजिस्ट्रेट के माध्यम से चेकिंग करा लें कि जो ओवरहेड टैंक्स वगैरह में क्लोरिनेशन है वो मानक के अनुसार हो रहा है कि नहीं। वहीं इस दौरान उन्होंने जल निगम के चीफ इंजीनियर अखिलेश कुमार परवार को काम जल्द करने का निर्देश दिया और उन्हें इस बाबत फटकार भी लगाई। इसके बाद जब अपर मुख्य सचिव बैठक के बाद बाहर आए तो कहा कि वाराणसी के शाही नाले और सीवरेज के काम के लिए 2 महीने का समय दिया गया है और इस समय अवधि में कार्य पूरा कराना होगा। जो अधिकारी काम करेगा वो शाबाशी पाएगा और जो नहीं करेगा उसे दंडित भी शासन की तरफ से किया जाएगा। देखिए, ये इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स होते हैं जो प्लास्टिक के संबंध में हैं, कूड़े के मैनेजमेंट में कुछ नई चीज़ें आई हैं और कुल मिला के नगर निगम ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी जो GPS एनेबल्ड अभी सर्वेक्षण कराया, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें करीब 60% का इजाफा हुआ है पिछले 2 वर्षों में और ये एक अच्छा कार्य यहाँ पर नगर आयुक्त के निर्देशन में हुआ। लेकिन अभी हमको बहुत आगे जाना है। हमको अगर दक्षिण और पश्चिम के जो नगर निगम हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो वहाँ तक जाने के लिए अभी और प्रोफेशनलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन बनारस नगर निगम ने एक अच्छा कदम उठाया है और मुझे यकीन है कि ये जो 60% हमने अभी एक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया, आगे जाके हम प्रॉपर्टी टैक्स को दोगुना कर सकते हैं।
इसके अलावा जो हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं उनमें भी आगे अभी काफ़ी तरह तरह की योजनाएं हैं, जिसको इस साल हम लोग तेज़ी से स्मार्ट सिटी के तहत क्रियान्वित करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें अभी इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आनी चाहिए। और कुल मिला के इनोवेशंस जो हैं वो हमें करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है और अगले 1 साल में अच्छे परिणाम आने चाहिए। हरिश्चंद्र घाट स्थित मसान काली मां का भव्य श्रृंगार किया गया। हरिश्चंद्र घाट स्थित ब्रह्मलीन संत अघोर रामलोचन राम बाबा की स्मृति में मसान काली मां का भव्य वार्षिक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मां को नूतन वस्त्र धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों और आभूषणों से मां की अलौकिक झांकी सजाई गई और महंत संजय बाबा ने माता की भव्य आरती की। इस दौरान कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु मां का विशेष पूजन किया गया। इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में डॉक्टर अमलेश शुक्ला अमन ने एक से बढ़कर एक देवी गीतों की प्रस्तुति कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं अर्चना तिवारी, उजाला विश्वकर्मा सहित अन्य कलाकारों ने भजनों के माध्यम से मां की महिमा का बखान किया। मसान काली मंदिर राजा हरि घाट पर स्थित है। ये 300 साल पहले पुरानी मंदिर है। हर साल वार्षिक श्रृंगार होता है, साल में छठो भंडारा होता है, जो आज ब्रह्मलीन बाबा रामलोचन राम के अवसर पे उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है, जिसमें हर साल ये आयोजन किया जाता है। क्या मैसेज देते हैं कल के कार्यक्रम? मैसेज देते हैं ब्रह्मलीन बाबा रामलोचन राम इस मंदिर को स्थापित किया और इनका जो है मंदिर को अपने जागृति किए, सिद्धपीठ बनाए, हर तरीके से आगे लेते चले, उसी हिसाब से हम लोग भी चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सिंगर अर्चना तिवारी है और मैं वाराणसी से ही हूँ, लेकिन सर्वप्रथम मैं मसान काली मंदिर ये हरिश्चंद्र घाट पे यहाँ पे जागरण करने हम लोग आए और सच कहिए तो यहाँ आ करके इतना सुकून मिला और गाने के बाद रोंगटे खड़े हो गए हमारे, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक स्थल है और जहाँ पर लोग अंतिम यात्रा में आते हैं वहाँ हम अपने जीवन की यानी कि संगीत की शुरुआत कर रहे हैं। तो माँ से यही विनती है कि हम सभी कलाकारों पे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। अमलेश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं? ये मुक्तिधाम स्थान कहा जाता है हरिश्चंद्र घाट और यहाँ माँ मसान काली का भव्य श्रृंगार हर वर्ष होता है और आज श्रृंगार पर माई का भव्य श्रृंगार, आरती, पूजन, उसके बाद हम लोग हर वर्ष माँ के दरबार में अपनी पुष्पांजलि भजनों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि ये स्थान सबसे पवित्र, यहाँ सत्यता का दर्शन होता है। तो हम सभी आकर के माँ का गुणगान करते हैं और गाते हैं कि जय श्मशान बाबा, जय जय मशान काली, तेरे दर पे जो भी आता जाता नहीं खाली। ये ऐसा पावन स्थान है, तो हम लोग आकर के अत्यंत गदगद हो जाते हैं। और ये ऐसा स्थान है कि जो यहाँ माँ की काली के दरबार में एक बार भजन की पुष्पांजलि अर्पित कर लिया, हृदय से सिर झुका लिया श्मशान बाबा के दर पर, उसके यहाँ कोई भी, उसके घर पे कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती है और रोग शोक संताप आफत विपदा दुख दर्द भूत प्रेत बाधा सब कुछ दूर हो जाता है। ऐसा ही पावन स्थान। रामनगर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ी। रामनगर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में डायरिया मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ गई है, जिसका एकमात्र कारण लोगों का दूषित पानी पीना है। इस दौरान नगर पालिका परिषद के ढुलमुल रवैया अपनाने से यहाँ की जनता मच्छरों का कोप भाजन बन रही है, क्योंकि नगर पालिका परिषद में फॉगिंग मशीन सिर्फ दिखावा है। महीने तो महीने में इसे एकाक जगहों पर कर दिया जाता है, वरना नगर की जनता राम भरोसे है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नगर में डायरिया का प्रकोप बढ़ेगा। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? हम जमालपुर से। जमालपुर से यहाँ मरीज को लेके आई भर्ती कराने के लिए। क्या हुआ है? क्या लैट्रिन हो रहा है? अच्छा, डायरिया। तो कब से भर्ती हैं? वही आधा घंटा आधा घंटा से।
विकास भवन में पंचायत चुनाव को लेकर प्रेक्षक नियुक्त सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कराया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 को सकुशल संपन्न कराने हेतु मतदान कर्मियों से संबंधित ड्यूटी आदेश संबंधित विभाग को भेजा गया था। निर्देशित किया गया कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनको आदेश प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद 7 अप्रैल को विकास भवन कार्मिक सेल में अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। पंचायत निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए 11,420 कर्मियों की ड्यूटी उनके विभागों को प्रेषित कर दी गई है। पंचायत निर्वाचन में लगाए गए सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण सोमवार को कराया गया। प्रशिक्षण में पाया गया कि 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 7 जोनल मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण पूरा करने के पूर्व ही चले गए थे। उनके इस आचरण पर उनका वेतन प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशिक्षण में 4 जोनल तथा 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हुए। इनका भी वेतन आगामी आदेशों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदान एवं मतगणना को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को वाराणसी जनपद में परीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। वाराणसी में मतदान आगामी 19 अप्रैल को तथा मतगणना 2 मई को कराई जाएगी। विकास भवन में किस तरीके का मतलब फिर बैठक किया गया है और लोगों को फिर ये दिया जा रहा है किस संदर्भ? सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग है। 2 पालियों में थी। एक पाली में हम लोग दे चुके हैं 11 बजे से 2 बजे तक, और ये दूसरे पाली का प्रशिक्षण चल रहा है। किस चीज़ का है प्रशिक्षण और क्या है? सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट किस तरह से शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराएंगे, इसके लिए उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उससे इन्हें अवगत कराया जा रहा है। इनकी जिज्ञासाएं जो हैं उसका समाधान किया जा रहा है। मतपेटी को खोलना, बंद करना, सील लगाना, ये भी इनको सिखाया जा रहा है। किस तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाए ताकि कोई दुर्व्यवस्था ना हो, इस बारे में भी इनको बताया जा रहा है। कितने सर जोनल मजिस्ट्रेट जो फिर होंगे अभी इस कार्यक्रम में और कितने लोग टोटल? अपने ज़िले में विकासखंड के अनुसार, विकासखंड के साइज के अनुसार अलग अलग संख्या में प्रत्येक विकासखंड में जोनल मजिस्ट्रेट हैं और उसी के अनुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी सूचनाएं पाते हैं वो अपने जोनल मजिस्ट्रेट को देते हैं। जोनल मजिस्ट्रेट उसको कंट्रोल रूम को और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को रिपोर्ट करते हैं। उसके अनुसार प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए। रामनगर स्थित चौक के समक्ष ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। रामनगर स्थित चौक के समक्ष ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। वो तो संजोग अच्छा था कि उस समय कोई ट्रांसफार्मर के नीचे या उसके आसपास नहीं था। ये विद्युत विभाग की लापरवाही ही कही जाएगी कि मानक के अनुरूप ट्रांसफार्मर में तेल नहीं डालते हैं, उसका सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जाता है, अन्यथा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। वहीं आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रामनगर गोलाघाट कब्रिस्तान के विवाद का समाधान हुआ। 50 वर्षों का विवाद स्थल बना रामनगर गोलाघाट का कब्रिस्तान आज समाधान की ओर चल पड़ा है। यहाँ के लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम की है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये सत्य भी है। जो 50 सालों का विवाद बड़े बड़े धुरंधर व महारथी भी नहीं सुलझा सके, उसे सिर्फ महीने भर की बैठक में हल कर दिया गया। इस दौरान समाजसेवी विपिन सिंह की बात मानने के लिए सभी ग्वाल बस्ती ने राजी खुशी से अपनी सहमति दे दी और इस कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लोग खुद खड़े होकर करवा रहे हैं। मैं आज खड़ा हूँ रामनगर गोलाघाट के एक कब्रिस्तान पर। ये वही कब्रिस्तान है जो आज 50 वर्षों से विवादों के घेरे में और विवाद ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा विवाद रहा है। बस 1-2 इंच या 1-2 फुट कह लीजिए उस जमीन को लेकर के संभवतः विवाद रहा है आज 50 वर्षों से, जिसका कि आज समाधान हो चुका है। और ये समाधान
की ही ये परिणति है जो आज ये बाउंड्री बॉल किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो कब्रगाह है और जो है कि ये कब्रिस्तान को घेरा जा रहा है चारों तरफ से। ये बाउंड्री बॉल आज होगा और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रामनगर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री विपिन सिंह को जाता है। हमारा नाम है सूफी महबूब हसन। हाँ, हम बाबा हैं जी, गुरमुख करते हैं। हाँ, मौलाना साहब आप बताइए, ये 50 वर्षों का विवाद जी आज समाधान की ओर है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसलिए कि हम सब एक सहमत में हैं। यहाँ यादव जी भी, हम लोग भी देखिए यहाँ बैठे मौजूद है, समझ में मिलकर सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। हम 50 साल से जो मुकदमा लड़ते रहते, जो कचहरी अदालत में फैसला नहीं कर पाया। हम लोग यहाँ पर इस नगर के सभी लोग हैं और ये बाउंड्री कब्रिस्तान की घेरी जा रही है। ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है, तो ये तो विवादित जगह थी। ये एक रामनगर के अंदर एक मिसाल कायम हो गया। गंगा जमुना की तहजीब को देखते हुए जो हमारे बुजुर्गों ने आज तक पढ़ाया था, हम सब ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया और कायम किया। इसमें हमारे यादव परिवार के लोगों ने, हम लोगों ने, जो पक्ष और विपक्ष के लोग थे, आपसी बैठ करके समझौता कर लिया गया और उस समझौते के दोनों लोगों ने अधिकार विपिन सिंह को दिया। विपिन सिंह ने अपने नेतृत्व में सब लोगों को बैठा करके ईमानदारी से सबको संतुष्ट करके दोनों पक्षों को उसमें इस कार्य को सफल बनाया गया है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक सिपाही बन करके उसमें मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग उसमें मनोज का है, मिठाई लाल जी का है, लाल भरत जी का है, विपिन सिंह का है, कलाम का है, असलम भाई का है, तमाम बाबू भाई से लोग और हमारे मणिशंकर शर्मा जी इस वार्ड के सभासद हैं, मोइन भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जावेद भाई पेशकार साहब हैं, वो लोग उनके परिवार के लोगों ने इस काम को बढ़ाया है। और सबसे बड़ा काम इस रामनगर के एक पैरेलल कमेटी बनी है, जहाँ जहाँ भी इस तरीके का मामला है, इसके अलावा भी ये कमेटी उसके बाद वहाँ भी इसी तरीके का आपस में बैठ करके एक निष्कर्ष और राय निकाल करके जो बीच में विवादित का मामला है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ नियम किए जारी। रोहनिया थाना अंतर्गत कुछ बदमाशों ने वरिष्ठ पत्रकार एनडी तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी की हत्या। नगवा निवासी दो सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू से वार कर किया घायल, जिसमें एक भाई की हुई मौत। और पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी कर नशीली दवाओं का जखीरा किया बरामद। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।